मेरा मानना है कि मातृभाषा संस्कृति की माइटोकॉन्ड्रिया होती है। संस्कृति की शक्ति, गतिशीलता, उसकी जीवनी जिस ऊर्जा से चलती है, जिस पावर हाउस से चलती है, जिस माइटोकॉन्ड्रिया से चलती है, वह भाषा है और अपनी मां और मां के आंचल के प्रवेश से उठी हुई भाषा है। इसलिए दुनिया में संस्कृति की खेती, संस्कृति का इतिहास, संस्कृति की परंपरा सिर्फ मनुष्य के पास है। इसलिए मनुष्य के पास है क्योंकि मनुष्य के पास ही अपनी विकसित शक्तिशाली कॉग्निटिव मातृभाषा है। दूसरी बात, मातृभाषा दिवस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि मनुष्य पशुओं से अलग इस 75 लाख साल में तब से होना शुरू हुआ जब से उसके पास अपनी निजी भाषा आई, अपनी मां के आसपास से और जुबान से उपजी हुई भाषा है। यानी मनुष्य होने की शर्त उसकी मातृभाषा से जुड़ती है और उसकी संस्कृति से जुड़ती है। 21वीं सदी में जब हम सब निगरानी पूंजीवाद के दौर में हैं, टेक्नोलॉजिकल पूंजीवाद के दौर में हैं, हम सब एक ऐसे साइबर स्पेस में रहते हैं जहां मनुष्य की इच्छा और आकांक्षा और जरूरत से और उसकी माया से जुड़ी हुई सारी शक्तियां मौजूद हैं। एक ऐसे दौर में हमें यह सोचना पड़ेगा कि मातृभाषा के बिना क्या आने वाले समय में मनुष्य होना, एक सांस्कृतिक मनुष्य होना संभव रह पाएगा, अथवा जिस मशीन के सामने हम सब खड़े हैं, बैठे हैं, 100 वर्षों के बाद हम उस मशीन में कार्यान्वित हो जाएंगे और तब हमारे पास मनुष्य की जो कॉग्निटिव चेतना है उसका स्वरूप विस्थापित हो जाएगा। हमारा जो सांस्कृतिक रूप है वह बिखर जाएगा और जो हमारी भाषा और भाषाएं हैं जो लाखों सालों में हमने विकसित की हैं, उनमें से बहुत सारा हिस्सा गणितीय और गणितीय भाषा में तब्दील हो जाएगी। एक ऐसे समय में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मातृभाषा पे बात करना मुझे लगता है कई कारणों से महत्वपूर्ण है। मित्रों, जिस महामना की बगिया में हम सब हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में होती है। महात्मा गांधी के भाषण से मदन मोहन मालवीय जब इसका आरंभ करते हैं, हमारे लिए यह सीखने और विचार का विषय है कि एक गुलाम देश में, जबकि 90% आबादी निरक्षर थी, किसानों की थी, किसान और गांव जहां मातृभाषाएं बनती हैं,
उनकी लूट पर ब्रिटिश शासन खड़ा था, उस दौर में प्रकाश के इतने बड़े स्तंभ की जब जरूरत हुई, महामना और तमाम जो उनके साथ काम कर रहे थे, एक लंबी फहरिस्त है, तो उन्होंने शिक्षा के माध्यम के केंद्र में जो बात रखी थी, उसमें जो बुनियादी चीज थी, स्वदेशी संस्कृति और स्वदेशी भाषा, मातृभाषा। महामना के उस पहले भाषण में गांधी जी ने मातृभाषा पर जोर दिया था और कहा था, इस देश को मुक्ति वकील और डॉक्टर नहीं दिला सकते हैं, किसान ही दिला सकते हैं। ये चंपारण के पहले की बात है। और इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले जो छात्र आए हैं और जो शिक्षक यहाँ नियुक्त होने जा रहे हैं, उनसे मैं पहले ही ये आग्रह कर देना चाहता हूँ, वो भाषण उठाकर पढ़े, कि अगर मातृभाषा में और देश की भाषा में शिक्षा नहीं होगी तो इस देश में सुराज, इस देश में मुक्ति नहीं आ सकती है। गांधी और मदन मोहन मालवीय मानते थे कि राष्ट्र की मुक्ति उसकी मातृभाषा की, देश की भाषा की मुक्ति में है। दूसरी चीज, ऐतिहासिक तथ्य मैं आपको बताना चाहूं कि जब किसानों का शोषण ब्रिटिश राज में हो रहा था, जैसे इन दिनों पूरी दुनिया में और देश के भीतर आप किसानों का हाल देख रहे हैं कि सभ्यता की आखिरी मुहाने पर गांव, खेत और किसान खड़े हैं बिकने के लिए, तब मालवीय जी ने इस विश्वविद्यालय को बनाने से पहले 1900 ईस्वी में कचहरी और कानून की भाषा को अंग्रेजी और फारसी से अलग कर मातृभाषा में और हिंदी में लाने के लिए 1 लाख किसानों से दस्तखत नहीं तब थे, चुटकी ली थी। ये इतिहास का तथ्य है। 1930 में मदन मोहन मालवीय जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी समिति की स्थापना करते हैं और वे कला, समाज विज्ञान ही नहीं, विज्ञान और टेक्नोलॉजी की भाषा भी मातृभाषा और हिंदी की तरफ ले जाते हैं। देश आजाद होता है 1963 में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का योगदान केवल बता रहा हूं मैं, क्योंकि हम सब भारतीयों की दिक्कत है और खासकर विश्वविद्यालय के बुद्धिजीवियों की, कि वे क्षेत्रीय होने से पहले राष्ट्रीय हो जाते हैं और राष्ट्रीय होने से पहले अंतर्राष्ट्रीय हो जाना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीयतावाद अच्छी है, पर भूमंडलवाद क्या है, आगे बात करूंगा। स्वाधीनता के बाद मालवीय जी की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मातृभाषा में काशी हिंदू विश्वविद्यालय कैसे शिक्षा दे और देश की एक लीडिंग यूनिवर्सिटी के रूप में अपनी पहचान बनाए, भौतिकी विभाग में 1960 के दशक की बात है, प्रोफेसर नंदलाल सिंह अच्छे भौतिकीविद थे। उन्होंने भारत सरकार से जुड़कर यहां हिंदी प्रकाशन समिति खोली और लगभग 60 से अधिक टाइटल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्वानों से मिलकर, विभिन्न विषयों के और देश के विद्वानों से मिलकर एक प्रकाशन शुरू किया और एक बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू की कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी में शिक्षा होनी चाहिए। और आपको आश्चर्य होगा, उसमें जो किताबें छपी, विज्ञान की, कृषि विज्ञान की, भौतिकी की, रसायन की, चिकित्सा की, आयुर्वेद की, मौसम विज्ञान की, शब्दकोश बने और इस तरह से
प्रकाशन का एक बड़ा अभियान काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शुरू हुआ। 90 के बाद प्रभाकर सिंह जी ने जिधर ध्यान दिलाया, जिसे हम सॉफ्ट भाषा में उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण कहते हैं, कि आंधी आई। 60 के दशक में यहाँ के छात्रों ने हिंदी आंदोलन भी किया था, और अंग्रेजी की खासकर, वो अंग्रेजी के खिलाफ हिंदी आंदोलन था, भारतीय भाषाओं के खिलाफ नहीं। उस पर एक उपन्यास भी है काशीनाथ सिंह का, अपना मोर्चा, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय पर केंद्रित है। 21वीं सदी में के 2012-13 में एक घटना घटती है विश्वविद्यालय में। साइबर लाइब्रेरी जैसे आपके यहाँ आती है, आई है, और अभी आई है, और हर जगह है, और इसके बिना अब काम नहीं चल सकता है। वो जो प्रिंट में ज्ञान विज्ञान की छपी हुई किताबें थी, कुछ ही महीनों में, कुछ ही सप्ताहों में गायब हो जाती है, विश्वविद्यालय से बांट दी जाती है, खत्म कर दी जाती है। जो उसकी उपयोगिता थी, जो उसकी इच्छा थी मातृभाषा की, कि ज्ञान को वहां तक पहुंचाने की, नहीं पहुंचती। तो ये एक विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ मातृभाषा का संबंध है। मित्रों, 3 प्रश्न मेरे मन में हैं, जिस पर संक्षेप में मैं कुछ बातें और रखना चाहूंगा। एक तो यह कि मातृभाषा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यूनेस्को मनाता है। इसे मनाने की से ज्यादा मातृभाषाओं में बने रहने की क्यों जरूरत है, अपनी चेतना को बनाए रखने की क्यों जरूरत है, एक छात्र के तौर पर, एक शिक्षक के तौर पर, खासकर हम लोगों के लिए, विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों के लिए। दूसरी चीज, मातृभाषाएं क्यों मरती हैं और मर रही हैं। और तीसरी चीज कि क्या सचमुच मातृभाषाएं खत्म हो जाएंगी, या फिर कोई संभावना है, कोई रोशनी है, जिसके सहारे हम दुनिया को, पुरानी दुनिया को बचा सकते हैं और मानव जाति के इतिहास को आगे लेकर शानदार ढंग से चल सकते हैं। ये विश्वविद्यालय के शिक्षकों, छात्रों की जिम्मेदारी होती है। मित्रों, विश्वविद्यालय के छात्र और शिक्षक होने के नाते हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम अखबारी सनसनी नहीं पैदा करते, हम ऑर्गेनिक ढंग से, मौलिक ढंग से सोचते और चीजों का आविष्कार करते हैं, और मानवता और समाज के लिए उसे हम देते हैं। और यह सब काम हमारे मस्तिष्क से होता है, हमारे हृदय से होता है, हमारी चेतना के धरातल से होता है। दरअसल हमारी चेतना की जो निर्मिति है, मनोविज्ञान ये कहता है कि उसकी निर्मिति, उसका विकास, उसकी स्मृति, उसके भीतर रहने वाला ज्ञान, ये 2, और तीसरी कल्पनाशीलता, ये तो 3 क्षेत्र हैं, ज्ञान, स्मृति और कल्पनाशीलता। जिन तीनों से हम बड़ी चीजों को संचालित करते हैं, निर्माण करते हैं, इन चीजों की निर्मिति में जो सबसे ज्यादा भूमिका जिसकी होती है, सर्वाधिक और निर्विकल्पी, वह मातृभाषा की होती है। बचपन में मनुष्य, अभी दुर्विहा साहब ने कहा था, बचपन की चर्चा उन्होंने की थी। एक सर्वेक्षण में बताया था कि कैसे यूनेस्को 1999 में मातृभाषा दिवस का आरंभ करता है पूरी दुनिया में। ध्यान रखिए कि यूनेस्को एक ऐसी संस्था है जो आधुनिकता की कोख से पैदा हुआ है, जो औपनिवेशिकता की कोख से पैदा हुआ है, जिसका ऑफिस फ्रांस में, जो यूरो केंद्रित है, जिस आधुनिकता और जिस विज्ञानवाद ने पूरी दुनिया में बुलडोज किया मातृभाषाओं को 200-250 वर्षों में, अमेरिका को खत्म किया। जिस फ्रांस में है, उसकी पूरी फ्रेंच कॉलोनी अफ्रीकन देशों में थी। अंग्रेज को तो आप जानते ही थे, इंग्लिश कॉलोनी कहां थी, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में। अब देखिए कितनी भाषाओं को खत्म किया, उसकी तरफ भी थोड़ा सा इशारा करूंगा। और स्पेनिश ने पूरा के पूरे लैटिन अमेरिकी देशों की भाषाओं को खत्म कर दिया। लैटिन अमेरिकी देशों की भाषा क्या है? स्पेनिश है, हम सब पढ़ते हैं। स्पेन की भाषा स्पेनिश है। ये 200-250 वर्षों में पूरी दुनिया की मातृभाषाओं को बुलडोज किया गया
और ये साम्राज्यवादी एक खास तरह की विकास की और जीवन की जो शैली थी यूरोप केंद्रित उसने किया। और आज भी दुनिया के विकास की जो दशा है, इसीलिए आज विनाश को विकास कहते हैं, बर्बरता को आधुनिकता कहते हैं, बाजार को सरोकार कहते हैं, उधार को ही सुधार कहते हैं। तो ये जो दिशा जा रही है, पेड़ को बचाने वाला आज आतंकवादी कहलाता है, देशद्रोही कहलाता है, और पेड़ को काट कर उस पर बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें इमारत बनाने वाला विकास पुरुष कहलाता है। ये जो दृष्टि पूरी की पूरी बदल दी गई, शायद विश्वविद्यालय का और महामना का जो सपना था उस दौर में, कॉलोनियल दौर में, हम 20वीं कार्बन कॉपी जो अमेरिका यूरोप की यूनिवर्सिटियों के हो रहे हैं, उसके पीछे यही कारण है कि हमारी शिक्षा मातृभाषा में नहीं है। हम स्वदेशी अपने देशज ढंग से नहीं सोच सकते हैं। हमने मौलिकता का त्याग किया है, और जो हमारी विशाल और विराट विरासत है, और दुनिया के किसी भी हिस्से से ज्यादा महत्वपूर्ण विरासत रही है और है, अभी भी बहुत कुछ बचा है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि मातृभाषा का ज्ञान से, कॉग्निटिव माइंड से गहरा संबंध होता है। होता क्या है कि मनुष्य, चाइल्ड इज फादर ऑफ ए मैन, वर्ड्सवर्थ ने कहा कि बच्चा मनुष्य का पिता होता है। किस अर्थ में पिता होता है? आपको फ्राइड के पास जाना हो, किस अर्थ में पिता होता है? बचपन में जो बीज चेतना और अनुभव के धरातल पर अपने परिवेश से मनुष्य के अचेतन में, अनकॉन्शियस में बनता है, मनुष्य अपनी काया में पूरे जीवन उसी को विकसित करता है, उसी बीज को विकसित करता है। आज खेत से किसान का बीज गायब होकर मोनसेंटो कंपनी के पास चला गया, और मनुष्य के भीतर से जो उसकी अनुभव की, बचपन की चेतना है, वह साइबर स्पेस में चली गई, जुकरबर्ग के पास चली गई। प्रकृति का वो वातावरण और संस्कृति का बचा ही नहीं जिसमें हमारा बचपन बनता है। तो दरअसल बचपन जो भाषा और मनुष्य की, एक चीज और में ध्यान रखिएगा, दुनिया में जितनी मातृभाषाएं कही जाती हैं, भाषा वैज्ञानिकों ने खोज की है कि पूरे विश्व के मनुष्य के मस्तिष्क की बनावट एक जैसी है। इसका एक प्रमाण यह है कि पूरे विश्व की समस्त मातृभाषाओं की संरचना एक जैसी है, कर्ता क्रिया कर, कर्ता कर क्रिया। इसलिए संपूर्ण विश्व के मनुष्य एक है, और सारी मातृभाषाएं जो विविधता से बनी हुई हैं, वह मनुष्य के होने की संभावना है और उसकी उपलब्धि है। तब हम मातृभाषा में जो कुछ ग्रहण करते हैं बचपन में, अचेतन के स्तर पे, भावना संवेदना के धरातल पर और ज्ञान के धरातल पर, दोनों वह मौलिक होता है। और हम जानते हैं कि ज्ञान की दुनिया में मौलिकता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसीलिए मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का, ऊर्जा देह का, कोई कोशिका, कोई शरीर। आप शरीर विज्ञान के छात्र हैं, मामना जी देह पर बल देते थे, और मैं इस बीच ये कहना चाहता हूं कि शरीर विज्ञान भविष्य का विषय है। ये अतीत का जितना बड़ा विषय था और वर्तमान का उससे ज्यादा आपका विषय, भविष्य का विषय इसलिए होने जा रहा है क्योंकि भविष्य की पूरी सभ्यता के खतरे में, अलार्मिंग पॉइंट पर अगर कोई चीज है तो मनुष्य की चेतना से ज्यादा मनुष्य का शरीर है। मैं ये बताने जा रहा हूं, मनुष्य का शरीर यंत्र में बदलने जा रहा है। जिस तरह की जीवन पद्धति पैदा हुई है बहुत दिनों तक, डार्विन का सिद्धांत है नेचुरल सिलेक्शन और सेक्सुअल सिलेक्शन का सिद्धांत, फिटनेस का सिद्धांत, मनुष्य जाति लंबे समय तक बहुत कम समुदाय और लोग और चल पाएंगे और पीढ़ियां जो है आगे निकल पाएंगी। तो मातृभाषा में जो कुछ है उनमें से कुछ पूंजी हमारे पास यह है कि ज्ञान की पूंजी और दूसरी स्मृति की पूंजी।
मनुष्य की महत्ता इस बात में है कि वह किसी भी सुपर कंप्यूटर से ज्यादा शक्तिशाली मेमोरी का भंडार है, और वह मेमोरी भाषा में रहती है। भाषा निकाल दीजिए, मेमोरी गायब होगी। और मनुष्य की सबसे ज्यादा मेमोरी उसके बचपन की होती है। डिमेंशिया से लेकर तमाम लोगों के शिकार हो जाए, सब कुछ भूल जाएंगे, बचपन को नहीं भूलेंगे। ये बचपन जो बीज है, बहुत सारे बीज हैं उसमें, जिससे पौधे बढ़ते रहते हैं, आप अपराते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये ज्ञान, ये स्मृति में जो ज्ञान संरक्षित है मातृभाषाओं में, क्रिस्टल डेविड की ये किताब है लैंग्वेज डेथ, 2000 में वो आई। 1993 में यूनेस्को के साथ एक समस्या आई कि दुनिया की 6000 से अधिक भाषाएं, उनमें से मुश्किल से 600 भाषाएं टिक पाएंगी, बाकी भाषाएं मर जाएंगी। ये चुनौती आई। उसके बाद यूनेस्को ने कई बैठकें की, कई सिलसिले किए, और उस सिलसिले के बाद 1999 में 21 फरवरी को घोषणा की। उसे लगा कि विश्व की धरोहर बचाने के लिए पुरातत्व को बचाना बाद में जरूरी है, जीवित भाषाओं को बचाना ज्यादा जरूरी है। और डेविड क्रिस्टल कहते हैं कि 6000 भाषाएं दुनिया में हैं, जिसमें से मुश्किल से 600 भाषाएं ही अपने वजूद की तरफ हैं। भारत और दुनिया में लगातार भाषा मर रही है। और मित्रों, सच्चाई है कि जब एक भाषा मरती है तो सिर्फ भाषा ही नहीं मरती है, वह मनुष्य भी मर जाता है, क्योंकि मनुष्य के मरने पर ही भाषा खत्म होती है। तो कब्र में भाषा जा रही है, इसका मतलब मनुष्य जा रहा है, लेकिन और क्या जा रहा है? उसका जो ज्ञान का स्रोत है। ज्ञान के स्रोत में क्या है? भाषा एक संवाहिका भी है, वह माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ऊर्जागृह भी है, और एक शरीर भी है। शरीर में जैसे विभिन्न तरह की शक्तियां और अंग और जीवन की पद्धतियां संचालित होती हैं, और मस्तिष्क की पद्धतियां भी, ठीक भाषा के भीतर ही संस्कृति, इतिहास, परंपरा, सारी चीजें जो हैं संवाहित होती हैं यहाँ। तो यह जो ज्ञान और स्मृति को संभालने वाली शक्ति है भाषा, और वह मातृभाषा है। और कल्पनाशीलता, जो मनुष्य की कल्पनाशीलता है, जिससे आप रचते हैं, जिसपे आप शोध करते हैं, खेल के मैदान में भी शोध कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, और थ्योरी स्पेस पर भी यहाँ भी बना रहे होते हैं। यह कल्पनाशीलता स्मृति के सहारे चलती है आगे, और वहां भी भाषा ही काम करती है। तो मित्रों, एक तो भाषा की ये शक्ति है। भाषाएं इसलिए मर रही हैं क्योंकि हमारी जो विकास की प्रक्रिया है, पद्धति है, जो यूरोप केंद्रित है। जब गांव मिटेंगे, जब किसान मिटेंगे, जब खेत मिटेंगे, जब बैल मिटेंगे, तो बैल के साथ साथ जुआ, जोत, बैलगाड़ी, तमाम तरह की शब्दावलियां भी मिट जाएंगी। पृथ्वी पर मातृभाषाओं की 90% शब्दावलियां किसानों की गोख से आई है, किसानों की खेत से आई है, गांव से आई है, अलाव से आई है। तो ये सब जब मिटाने की तैयारी है, कारपोरेट के हवाले करने की तैयारी है, तब जब आपको 2 रुपये का आलू 200 रुपये के लेज में पेप्सी कंपनी हवा भर के देती है, किचन पर मित्रों सबसे ज्यादा हमला है। भाषा का, मातृभाषा का संबंध मां से है, तो मां का संबंध किचन से है, और किचन दाव पर है। स्विगी, जोमेटो। सभ्यता के इतिहास में पहली बार मनुष्य ने कैसे बनाया होगा रसोई घर, जरा इस पे सोचिए। वो जंगल में रहने वाले लोग, जंगली, जिसके पास न भाषा थी, न घर था, न रसोई थी, न उसके औजार थे, कैसे लाखों वर्षों में विकसित किया। लेकिन हमने सभ्यता के इस मोड़ पे हम पहुंचे हैं, कुछ ही दशकों में और 100 वर्षों में ही हमने उस पूरे ढांचे को अंतिम तौर पर खत्म करने की कोशिश की है। इस अर्थ में हम कितने सर्व मनुष्य हैं। गांधी कहते थे कि यह पृथ्वी दुनिया के हर एक व्यक्ति की जरूरत को पूरा कर सकती है, पर एक लालची के लालच को पूरा नहीं कर सकती है। आज हम उसी मुहाने पर हैं कि दुनिया में 5 अरब लालची पैदा हो गए हैं, तब इस पृथ्वी का क्या है? एक ऐसे दौर में मातृभाषा का प्रश्न
उसकी मृत्यु का प्रश्न, उसके खात्मे का प्रश्न केवल सांस्कृतिक प्रश्न नहीं है, केवल डॉक्यूमेंटेशन का प्रश्न नहीं है, केवल दस्तावेजीकरण का प्रश्न नहीं है, केवल साइबर में उसके थोड़ी जगह दे देने का प्रश्न नहीं है, सेमिनार गोष्ठी का प्रश्न नहीं है, और मातृभाषा दिवस का प्रश्न भी नहीं। मनुष्य के होने और नहीं होने का प्रश्न है, मनुष्य की पूरी सांस्कृतिक विरासत के मिट जाने या बने रहने और विकसित होने का प्रश्न है। प्रभाकर जी ने ध्यान दिलाया दुर्या साहब ने कि दुनिया में आप औपनिवेशिक दौर को देखें तो जो विकास हुआ है, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, दुनिया के अधिकांश देश अपनी मातृभाषाओं में ही विज्ञान टेक्नोलॉजी के साथ संपूर्ण रूप से विकसित हुए हैं। अगर यूरोप केंद्रित और जो देश यूरोप की भाषाओं के गुलाम रहे वे आज भी पिछड़े हुए हैं और तबाह देश हैं। उनमें अफ्रीकन भी है, लैटिन अमेरिकन भी है और भारत जैसे देश। और विकसित देशों में आप चीन, जापान, इजराइल से लेते हुए कोरिया या यूरोप के देशों को भी देखिए जो उपनिवेशक देश। इसलिए भूमंडलवाद और राष्ट्रवाद इन दोनों के परिप्रेक्ष्य में अगर आज ये दोनों दो विचारधाराएं पूरी दुनिया पर कब्जा किए हुए और दोनों अंतर्विरोधी विचारधाराएं हैं, ध्यान रखिएगा मित्र। भूमंडलवाद राष्ट्रवाद का विरोधी है, राष्ट्रवाद भूमंडलवाद का विरोधी है। राष्ट्रवाद क्या है? एक सांड का भैंसे का एक इलाका है, दिनकर राष्ट्रकवि दिनकर कहते हैं घूटापुर क्षेत्र में, उसके इलाके में घूमता है ये राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद एक पेरिफेरी है, बहुत सारी चीजों से अपने को बचाए रखने की, पर वो दो धारी तलवार है, बाहर से बचने की भी कोशिश करता है और भीतर की लोकतंत्र को कुचलने की भी कोशिश करता है, विविधताओं को खत्म करने की। तो राष्ट्रवाद और अमेरिका में देखिए, चीन में देखिए, रूस में देखिए, हिंदुस्तान में देखिए, दुनिया में 21वीं सदी में जो ये भूमंडलवाद की, ग्लोबलाइजेशन की और राष्ट्रवाद की जो दो विचारधाराएं हैं वो अंतर्विरोधी होते हुए भी गठबंधन के साथ है, अवैध गठबंधन के साथ जनता के खिलाफ दोनों हैं, उन देशों की जनता के खिलाफ है। और तब मातृभाषाएं इस मानवीय समाज में विविधता पैदा करती है, लोकतंत्र पैदा करती हैं, सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखती हैं, मनुष्य की जो कॉग्निटिव माइंड है, उसका जो अचेतन है, उसकी जो ऑर्गेनिक शक्ति है चेतना की, उसका विकास करती है, संबंधों को बचाती है, ज्ञान स्मृति के अक्षय हजारों साल के स्रोतों को बचाती है मातृभाषाएं। उन मातृभाषाओं और वे मातृभाषाएं किनके पास हैं? देशज मनुष्यों के पास हैं, देशज लोगों के पास हैं। उन लोगों की जब देशज प्रणाली को ही खत्म कर दिया जाएगा और ऊपर से भाषा लाद दी जाएगी बाजार के आधार पे। दिलचस्प है कि आज जब हम मातृभाषा पे बहस कर रहे हैं तब आज सुबह अखबार में पढ़ने को ये मिला, एक सत्ता ने एक खबर दिल्ली से दी कि कारपोरेट निर्भर भारत ही आत्मनिर्भर भारत है। 91 के बाद आप देखिए कि केवल मातृभाषाओं की मौत ही तेजी से नहीं बढ़ी है। भारत में जीएन देवी ने सबसे ज्यादा पीपुल सर्वे की बात की, दुर्या साहब ने, जीएन देवी, प्रोफेसर जीएन देवी ने 15-16 वॉल्यूम में भारत की 2000 से अधिक भाषाओं का सर्वेक्षण किया है और उसको कंपाइल किया है और बचाया है। और ग्रियर्सन के बाद जो अंग्रेज था हिंदुस्तान में, जीएन देवी अपने देशज बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने भारत की भाषाओं को ही बचाने का, संरक्षित करने का काम नहीं किया है, डॉक्यूमेंट करने का काम नहीं किया है, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसी किताबें लिखी हैं जिनमें से एक किताब है आफ्टर एमनीसिया, स्मृति ध्वंस के बाद हमारा क्या होगा। उस किताब में वो बताते हैं कि कैसे मातृभाषाओं के बिना हमारा देश कहां पहुंचेगा। तो मित्रों, आज दो खबर, एक तो आत्मनिर्भर भारत, कारपोरेट निर्भर भारत है, और दूसरी एक खबर उत्तर प्रदेश से मिली कि अब 10 श्रेणी में अंग्रेजी माध्यम से भी प्रश्न पूछे जाएंगे और तभी विद्यार्थी नौकरी पा पाएंगे। यूपीएससी से लेकर के नीचे की डिग्री तक वह दिन दूर नहीं जो खलासी और चपरासी के लिए भी अंग्रेजी में संपूर्ण दक्ष होना जरूरी होगा और मातृभाषाओं में नहीं।
तो एक ऐसे समय में मातृभाषाओं पे बात करना शुद्ध रूप से केवल सांस्कृतिक बात ही नहीं है, एक राजनीतिक बात है और अब जिंदगी जीवन मरण के प्रश्न की बात है। और अंतिम बात मैं ये कहूंगा कि हमारे 19वीं और 20वीं शताब्दी के हमारे विद्यापति कहते थे, देसी बहिना सब जन मीठा। देश की वाणी सब जनों के लिए मीठी होती है। भारतेंदु की वो पंक्ति हमें मातृभाषा के समर्थन में बहुत याद आती है कि निज भाषा उन्नत है सब भाषा के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय के सूल। ये हृदय का जो शूल है, हृदय में जो कांटा चुभ रहा है विदेशीपन का, अंग्रेजों की गुलामी का दौर था और भाषा और सत्ता दोनों स्तरों पर मिटे न हिय के सूल। और मित्रों, 21वीं सदी में हम सब जहां खड़े हैं, यह एक ऐसा समय है जब मनुष्य को यंत्र बनना है या मनुष्य बने रहना है, इसे तय करना है। और इसे तय करने के लिए हमारी शानदार विरासत है, हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय की मातृभाषा की विरासत, स्वदेशी ज्ञान की विरासत है, भारतीय समाज की जो विविधता है उसकी विरासत है। और हमें इसे हम ग्लोबल टाइम कहते हैं। ग्लोबल और लोकल के मेल से समाधान मैं यही दूंगा कि 200 सालों तक प्रिंट की तानाशाही के बाद पहली बार दुनिया जो तमाम नकारात्मक चीजों के बावजूद एक सकारात्मक शक्ति में बदली है, वह यह साइबर स्पेस ही है। ये वाचिक समय को और संस्कृति को व्यक्त करने वाला, मौखिक समय और संस्कृति को दृश्य श्रव्य माध्यम ऑडियो विजुअल मीडियम के साथ बैठे हैं। पहली बार सभ्यता फिर पुराने समय को नए समय से जोड़ दिया है। अब पढ़े लिखे होने की ज्यादा जरूरत नहीं है भाषा को बचाए रखने के लिए। भाषा दरअसल सामाजिक संपत्ति है, पर वह एक ऑर्गेनिक और मानवीय अभिव्यक्ति की वाणी की संपत्ति है। लिखित बाद में है, पहले वो वाणी है। वाणी से हम जीवन को ज्यादा चलाते हैं, लिखित से नहीं चलाते। तो जो हमारे संस्कृत साहित्य में, प्राकृत साहित्य में, भारतीय भाषाओं के मध्यकाल में आप देखिए कि सैकड़ों भाषाएं पैदा हुई मध्यकाल में पूरे देश में। उसमें जो खजाना भरा हुआ है ज्ञान का, तमाम तरह की संस्कृतियों का, उस खजाने को जहां कुछ तक हम संरक्षित कर पाए हैं। लेकिन ये डिजिटल मीडियम एक ऐसा मीडियम है, ये ओरल टाइम को, ओरल स्पेस को, ओरल संस्कृति को व्यक्त करने वाला एक स्पेस आया है। इसमें हमारी राजनीति ये होनी चाहिए कि हम इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में ग्लोबल सोचें लेकिन लोकल एक्ट करें। हम सोचेंगे ग्लोबल स्तर पर, काम करेंगे लोकल स्तर पर, और यही हमारी सबसे बड़ी रणनीति और राजनीति होगी। और हम एक बार फिर कबीर को, घाघ, डाक और भट्टरी के मौसम विज्ञान को, जो उस मातृभाषाओं में लिखा हुआ है और जो आज के मौसम वैज्ञानिक से ज्यादा सटीक है, इन सब चीजों को किसानों के, मैंने 2000 किसानों के गीत जमा किए गांव-गांव जाकर के, खेत खलिहानों से। इन सब चीजों को हमें एक बार फिर इस ऑडियो विजुअल पर लाने की जरूरत है और मौखिक को फिर मौखिक से जोड़ देने की जरूरत है। मातृभाषा, फिर मैं कहूंगा कि मनुष्य के लिए ऊर्जा का गृह माइटोकॉन्ड्रिया भी है और उसका पूरा शरीर भी है, जिससे मनुष्य संचालित होता है। और इसलिए हम सब अगर मातृभाषा को बचाएंगे तो मनुष्य बचेगा, और मनुष्य बचेगा तभी मनुष्य जाति और मानवता का कल्याण है। बहुत बहुत धन्यवाद।